जनजाति की तरह अहोम भी एक ऐसी जनजाति थी जिसने अपना साम्राज्य विस्तार किया, अपनी शक्ति को बढ़ाया। देखिए, गौंड जनजाति जो है वो नर्मदा नदी के दक्षिण में अपना विस्तार क्षेत्र था, लेकिन यहां पर ये उत्तर पूर्व की बात है। अहोम जनजाति उत्तर पूर्व, आपको चित्र में नजर आ रहा है, ब्रह्मपुत्र घाटी और म्यांमार से जो लगता हुआ इलाका है, जिसको आप बर्मा कहते हैं, बर्मा कह दो, म्यांमार कह दो, है ना। देखिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। उसके बाद ये जो 4 स्टेट है उससे लगती हुई सीमा है म्यांमार की, और म्यांमार से लगती हुई सीमा जो है वहां पर अहोम उस समय केंद्रीकृत थे। देखिए कैसे, तो हम अहोमों को स्टार्ट करते हैं वर्तमान म्यांमार से आकर के। याद रखना, म्यांमार मतलब बर्मा, भारत का पड़ोसी देश। वर्तमान म्यांमार से आकर 13वीं सदी में, याद रखना, म्यांमार से आए और 13वीं सदी के दौरान ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में बसे। कौन? अहोम। ब्रह्मपुत्र नदी घाटी इनका निवास स्थान शुरुआत में। जहां पर ये आए थे वहां पर सबसे पहले वहां के जो भूस्वामी, जिनको भुइया कहते थे, उनका आधिपत्य था। तो सबसे पहले उन्होंने भुइया लोगों को हराया। भुइया मतलब भूस्वामियों को हराया। उसके बाद में इनका संघर्ष हुआ वो चुटियों से हुआ और कोच हाजों से हुआ समय समय पर। तो चुटियों को इन्होंने 1523 में और कोच हाजों को 1581 में हराया। देखिए, चुटियों 1523 और कोच हाजों, ये भी जाति है वहां की, 1581 में। कई बार पूछ सकते हैं, कोच हाजों को हराया। भाई, आधिपत्य अगर करना है तो जो सामने आएगा उसको तो हराना ही पड़ेगा आपको। और इसके बाद में इनका जो है वो राज्य का विस्तार हुआ। जो जो शक्तियां थी इनसे हारती गई और इनके राज्य का विस्तार हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। इनके ऊपर दक्षिण पश्चिम से आक्रमण भी हुए, और जो महत्वपूर्ण आक्रमण था, दक्षिण पश्चिम से आक्रमण हुए। महत्वपूर्ण जो आक्रमण था, देखो, वही मुगल साम्राज्य। जब दक्षिण में औरंगजेब अपने आप को मजबूत किए हुआ था, उस समय 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगल आक्रमण हुआ। 1662 ईस्वी में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगल आक्रमण हुआ। अहोमों की हार हुई, अहोमों की पराजय हुई। लेकिन आपको यह भी बात ध्यान रखना है कि दिल्ली से जो है ना, दिल्ली से नॉर्थ ईस्ट जो म्यांमार या जो ब्रह्मपुत्र की घाटी है वो बहुत दूर थी, तो प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकते थे, है ना। तो मुगल यहां पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाए, बहुत कम समय तक अधीन रख पाए अहोमों को। मुगल प्रत्यक्ष आक्रमण, प्रत्यक्ष आधिपत्य नहीं जमा पाए अहोमों पे, क्योंकि दूर बहुत था, तो इतना दूर नियंत्रण रख पाना मुश्किल था। तो एक तरह से ये अहोम स्वतंत्र ही रहे। अब हम इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था इसको देखते हैं, लेकिन उसके पहले देखिए समाज। अहोम समाज जो है वो बेगार पर निर्भर था। बेगार किसको बोलते हैं बेटा? जब आप किसी से काम करवाते हैं और उसको पैसे नहीं देते हैं, जब आप किसी से काम करवाते हैं, पैसे नहीं देते, बिना पैसे काम करवाते हैं, फ्री में, फोगट में, कुछ भी कह दो, निःशुल्क, और वो पैसे की डिमांड करता है, तो उसको कहेंगे कि यार ये तो मेरे से बेगार करवा रहा है। बिना कोई पारिश्रमिक दिए किसी से काम करवाना बेगार कहलाता है। जैसे राजस्थान के अंदर पहले सागड़ी प्रथा थी, हाड़ी प्रथा थी, सागड़ी खेतों पे काम करते थे, उनको पैसे नहीं दिए जाते थे। इसी तरह से तो ये बेगार किसी से या किसी व्यक्ति से या किसी व्यक्ति से बिना पारिश्रमिक मतलब कोई भी वेतन, किसी व्यक्ति से बिना पारिश्रमिक दिए
काम करवाना, उसको हम कहेंगे बेगार। कई बार हम कहते हैं कि मैं तेरी कौन सी बेगार कर रहा हूं, या तू मेरी कौन सी बेगार कर रहा है। हम कहते हैं कि मैंने तेरे को पैसे दिए, तूने बेगार तो नहीं की। तो अहोम साम्राज्य बेगार पर निर्भर था, और जो बेगार करते थे उन लोगों को कहते थे पाइक। याद रखना, अहोम साम्राज्य में जो लोग बेगार करते थे उनको कहते थे पाइक, जबरन काम लिया जाता था। अहोम साम्राज्य में एक जनगणना भी की गई थी, और जनगणना में इनको क्या किया गया, एक गांव से दूसरे गांव लोगों को भेजा गया। एक गांव से दूसरे गांव लोगों को भेजा गया, तो इनके जो कुल थे वो टूट गए, परिवार टूट गए। तो इन्होंने क्या किया, हर गांव की जनसंख्या को गिना, फिर उनको लगा यार यहाँ पे लोग कम है तो यहां से भेजा, यहाँ पे ज्यादा है तो यहां से वहां भेजा। तो ऐसा करने परिवार इनके जो है वो बिखर गए। तो आपको ये ध्यान रखना, इस बोर्ड वर्क में आपने देखा ये क्या, कि अहोम साम्राज्य जो म्यांमार से आकर के 13वीं शताब्दी के दौरान, ये देखिए इसको हम थोड़ा रेखांकित कर देते हैं। वर्तमान म्यांमार से आए, 13वीं सदी के दौरान ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में बसे। सबसे पहले उन्होंने भुइयाओं को हराया जो भूस्वामी थे, उसके बाद में चुटियों और कोलछाजों को हराया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। लेकिन 1662 में मीर जुमला का आक्रमण होता है, ये परास्त होते हैं, लेकिन मुगल साम्राज्य कभी भी यहाँ पे प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं रख पाया, क्योंकि ये दिल्ली से बहुत दूर था। फिर हम बात करते हैं यहाँ की मुख्य विशेषता की, ये पूरा प्रशासन बेगार पे निर्भर था। यहाँ जिन लोगों से फ्री में काम दिया जाता था, बेगार करवाई जाती थी, उनको पाइक कहते थे। कई बार प्रश्न आ जाता है, पाइक का संबंध है बेगार से। यहाँ पर जनगणना भी की गई अहोम साम्राज्य में, कि एक गांव से दूसरे गांव में लोगों को भेजो, इनसे इनके कुल या परिवार जो है वो बिखर गए। लिखिए इसको, फिर हम इसी वीडियो में आगे बात करते हैं अहोम साम्राज्य का प्रशासन कैसा था, अहोम कहां से आए थे, कैसे उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया। उसके बाद में हम बात करते हैं बेटा अहोम प्रशासन की। तो देखो, सबसे पहले जब राजतंत्र था तो प्रशासन केंद्रीकृत था। अहोम प्रशासन कैसा था, केंद्रीकृत। केंद्रीकृत मतलब सारी शक्तियां राजा के हाथ में थी, ये बात आपको पता रखनी है। अब अहम रोल था यहां पे पुरुषों का। तो पुरुष क्या करते थे, जब युद्ध होता था उस समय सेना में काम करते थे, अर्थात सभी वयस्क पुरुष, सभी वयस्क पुरुष सेना का भाग थे, मतलब वो सेना में शामिल थे। सैनिक सेवा उनके लिए अनिवार्य थी। दूसरी बात, इसको भाग समझना आपको, यस। उसके अलावा वो क्या काम करते थे, देखिए बांध बनाते थे, सिंचाई करते थे और अन्य सामुदायिक काम करते थे। इसके अलावा जो पुरुष है वो बांध बनाते, सिंचाई करते तथा अन्य सामुदायिक काम करते थे। अब हम प्रशासनिक व्यवस्था का ढांचा समझते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था का ढांचा क्या था। तो अहोम समाज है बेटा, वो पूरा का पूरा कुलों में विभक्त था। अहोम समाज कुलों में विभक्त था, कुल खेल में थे। ये देखिए सामुदायिक काम, एक उन्होंने अहोमों में जो है वो चावल की खेती के नए तरीके भी ढूंढे थे अहोम समाज में। तो ये मोटी मोटी कुछ जानकारी थी अहोम समाज की। प्रशासन, तो देखिए अहोम समाज कुलों में विभक्त था, याद रखना। कुल थे, यहां पर भी कुल थे, क्योंकि जनजातियां थी तो कुल होना स्वाभाविक थे। अहोम समाज पूरा कुलों में विभक्त था। कुल जो है उनको खेल कहा जाता था, और खेल के नियंत्रण में बहुत सारे गांव थे। कुल को क्या कहा जाता था, खेल कहा जाता था, और एक खेल के नियंत्रण में कई गांव आते थे। खेल के नियंत्रण में अनेक गांव थे। समझना इसको, आपको प्रशासनिक व्यवस्था है, पूरा समाज कुलों में विभक्त है, कुल खेल के अंतर्गत बहुत सारे गांव आते थे। इसके अलावा
यहां पर जो किसानों को जमीन दी जाती थी वो पूरे गांव के द्वारा दी जाती थी। तो देखिए, अहोम समाज में किसानों को जमीन ग्राम समुदाय द्वारा दी जाती थी, ग्राम समुदाय द्वारा दी जाती थी तथा समुदाय की सहमति के बिना राजा भी उसे नहीं ले सकता था। कौन सी, किसको? जमीन को। ये बात आप याद रखेंगे। तो गांव समुदाय का भी इतना अहम रोल था वहां पे, केवल राजा के ऊपर डिपेंड नहीं थे लोग, गांव के लोगों का भी वहां पर बहुत बड़ा एक रोल था सोसाइटी को बाउंड करने में, बांधने में, साथ में रहने में। अब चूंकि जनजाति थी तो सबसे पहले अगर धार्मिक स्वरूप देखें इनका, तो जनजातियां ये जो है अपने देवताओं की पूजा करती है। इनके लोकल देवता होते हैं और पहले तो वो प्रकृति पूजा करते हैं, जैसे नदी है, पहाड़ है, पर्वत है। उसके बाद में उनके टोटम होते हैं। टोटम मतलब जो बुजुर्ग देवता होते हैं, जो पुराने देवता होते हैं, या उनके जो लोकल घर के देवता होते हैं, पूर्वज देवता होते हैं। राजस्थान की संस्कृति की बात करूं तो यहां पर भी हमारे कई लोक देवता हैं। और अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो जैसे मान लीजिए कि रामदेव जी है ना, गोगा जी है, पापू जी है, हड़बू जी है। और अगर मैं लोकल में जाऊं तो हर घर में आपको वहां पे पूरब मिल जाएंगे, पूरब जी है, जुंजार जी है। तो ये लोकल देवता होते हैं। लेकिन जब ट्राइब्स की बात करते हैं तो ट्राइब्स देखिए हिंदू संस्कृति में या जो वैदिक धर्म है उसमें जो देवता है उनको नहीं मानते, वो उनके अपने जो देवता होते हैं, जनजातीय देवता। तो यहां पर भी ये स्थिति थी, जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे। अहोम समाज शुरुआत में जनजातीय, जो उनके जनजातीय देवता थे, जो लोकल, जिसको टोटम कहते हैं, जनजातीय देवता की पूजा करते थे। देवताओं भी हो सकते हैं, देवता लोकल कोई एक देवता विशेष नहीं है, देवताओं लिख सकते हैं। जनजातीय देवताओं की पूजा करते थे ये। लेकिन जब ये ब्राह्मणों के संपर्क में आए और जब ब्राह्मणों को, जो शक्तिशाली इनके जो नेता थे, सरदार थे, राजा थे, उनको भूमि अनुदान दिया, तो फिर यहां पर हिंदू धर्म जो है उसकी मान्यता बढ़ गई। तो मैं यहां पर लिखूंगा कि ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने से, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान मतलब गिफ्ट, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने से हिंदू धर्म की मान्यता बढ़ी। हिंदू धर्म की मान्यता बढ़ी। और हिंदू धर्म की मान्यता बढ़ी तो यहां पर एक राजा हुए थे, शिव सिंह। राजा शिव सिंह, उन्होंने हिंदू धर्म, उनके समय में हिंदू धर्म यहां पे प्रमुख धर्म था, 1714 से 1744। तो शिव सिंह जो राजा थे ना, शिव सिंह के समय राजा हुए अहोमों में एक शिव सिंह। शिव सिंह के समय यहां पर हिंदू धर्म प्रमुख धर्म था। अहोमों की बात कर रहे हैं हम, तो ये भी आपको बात पता रखनी है। हम पढ़ रहे हैं अहोम साम्राज्य और प्रशासन। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। जब इनके पास संपत्ति आ गई, जब इनके पास ताकत आ गई, इन्होंने ब्राह्मणों को बुलाना शुरू किया, उनकी मान्यता ली, तो उन्होंने ब्राह्मणों को गिफ्ट देने शुरू किए। तो इनके दरबार में कवि और वो भी आने लगे, विद्वान आने लगे। तो कवियों और विद्वानों को भी इन्होंने भूमि अनुदान दिया। ये सब हम समझते हैं, लेकिन पहले आप इसको लिख लीजिए। लिखने से पहले देखिए, अहोम प्रशासन की मैं बात करूं तो प्रशासन केंद्रीकृत था, सारी शक्तियां एक व्यक्ति के पास थी, राजा के पास। पुरुष जो है वो सेना का भाग थे, लेकिन इसके अलावा बांध बनाते थे, सिंचाई भी करते थे और सामुदायिक यानी कि समाज के काम भी करते थे। चावल की खेती करने की नए नए तरीके इन्होंने निकाले थे। अहोम समाज है वो कुलों में विभक्त था। कुल को खेल कहा जाता था। एक खेल के नियंत्रण में अनेक गांव होते थे, याद रखना है। किसानों को जो जमीन है वो ग्राम समुदाय देता था और राजा भी उसकी सहमति के बिना वापिस उस जमीन को उस किसान से ले नहीं सकता था। यहां पर ये बताता है कि जो कबीला प्रथा है वो कितनी, मतलब यहां पर देखिए जो जनजातियां थी, जनजातियों में कबीला जो कहता था, सामूहिक रूप से जो निर्णय होता था वही माना जाता था।
तो शुरुआत में देखिए जो धर्म का स्वरूप था, यहाँ पे जनजातीय देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन ब्राह्मणों के संपर्क में आने और ब्राह्मणों को जैसे ही उन्होंने भूमि अनुदान दिया तो हिंदू धर्म की जो मान्यता बढ़ गई और राजा हुए शिव सिंह। शिव सिंह के समय में अहोम साम्राज्य में हिंदू धर्म जो है वो प्रमुख धर्म था। हालांकि जनजातीय धर्म अभी भी प्रचलन में था। अहोम साम्राज्य से जुड़ी और कुछ बातें देखते हैं, लिखिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जब राजाओं का प्रभुत्व हुआ तो उन्होंने ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दिया, लेकिन साथ में कवियों और विद्वानों को भी भूमि अनुदान दिया गया। अनुदान का मतलब होता है गिफ्ट। तो यहां पर देखिए कवियों तथा विद्वानों को भूमि अनुदान दिया गया। भूमि गिफ्ट में मिली, भूमि अनुदान दिया गया। फिर आगे चलते हैं। यहां पर जो नाटक वगैरह खेले जाते हैं, नाटक तमाशा, उसको हम कहेंगे नाट्यकर्म। नाट्यकर्म जो नाटक खेलते थे उसको भी प्रोत्साहन दिया गया, उनको भी आगे बढ़ने का अवसर मिले। यहां पर कुल मिलाकर के माहौल बहुत अच्छा था, अच्छा माहौल दिया गया विद्वानों को, कवियों को, लेखकों को, नाटककारों को या जो नाटक करते थे उनको। फिर जो लिखित दस्तावेज है उसमें भी जो लोकल इनका लिटरेचर था वो स्ट्रांग है। एक किताब का नाम आता है बुरंजी। बुरंजी यहाँ की ऐतिहासिक कृति है। प्रश्न कई बार आता है कि बुरंजी किससे संबंधित है, तो अहोमों से संबंधित है। बुरंजी ऐतिहासिक कृति है जिसका पहले अहोम भाषा में और उसके बाद में असमिया में इसका अनुवाद किया गया, जो असम के अंदर चलती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बुरंजी एक अच्छा फैक्ट है इस चैप्टर का और अहोम वाले पार्ट का, कि बुरंजी जो है वो किससे संबंधित है, कि भाई अहोम से संबंधित है। बुरंजी ऐतिहासिक कृति है, वो अहोम से, और उसके अंदर अहोम और असमिया में इसका भाषाओं में अनुवाद किया गया। अहोम से संबंधित जितने भी साहित्य है उनका संस्कृत में भी काफी अनुवाद हुआ है, लेकिन बुरंजी यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया, इसलिए हमने इसको लिखा है। तो ये है अहोमों से संबंधित। तो गोंडों और अहोमों में असमानता या समानता के कई बार प्रश्न आते हैं। तो जो समानता है तो आपको पता ना है कि भाई दोनों ही जनजातियां थी, दोनों ने अपनी ताकत को बढ़ाया और खुद को एक बड़े साम्राज्य में विकसित किया। फिर दोनों का जो प्रशासन है वो केंद्रीकृत था, है ना, दोनों के ऊपर जो है वो मुगलों द्वारा आक्रमण किया गया। इस तरह से समानता बता सकते हैं। असमानता में ये बता सकते हैं कि एक जो है वो ब्रह्मपुत्र घाटी में और दूसरा नर्मदा के दक्षिण के अंदर विकसित हुई जो इनकी परिपाटी थी या जो इनका साम्राज्य है वो डेवलप हुआ था। उसके बाद में बता सकते हैं कि जैसे अहोमों में पाइक था, लेकिन वहां पर ऐसा कोई व्यवस्था नहीं थी, दोनों का प्रशासन अलग अलग था। तो जब आप दोनों को डिटेल में लिखेंगे तो आपको 2 नहीं 5 अंतर नजर आ जाएंगे, लेकिन जरूरत है इसके नोट्स बनाने की। अब हम कुछ फैक्ट्स देखते हैं जिससे जो आपकी किताबों में इस चैप्टर में दिए हैं। एक देखिए, एक कान के आभूषण का चित्र है जो आपको यहां पर नजर आ रहा है। कान के आभूषण कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, चित्र को पहचानिए और इससे संबंधित जो है बातों पे विचार कीजिए या बताइए। तो जो कान का आभूषण है, ये जो आभूषण दिख रहा है आपको, कबोई नागा जनजाति जो मणिपुर में रहती है उसके द्वारा बनाया गया है या वो पहनते हैं। कबोई नागा जनजाति मणिपुर, यह आपको पता रखना है। जनजाति भी पता हो गई, स्थान भी पता चल गया और कान के आभूषण का चित्र भी आपने पहचान लिया। इसके बाद में एक और चित्र है, देखिए नक्काशीदार दरवाजा। दरवाजे के ऊपर बहुत अच्छी तरह से कारीगरी नक्काशी की गई, आपको बारीक डिजाइन नजर आएगी। ये भी देखिए इस चैप्टर में दिया गया है। ये आदिवासी या जनजातीय जो क्षेत्र संस्कृति थी उससे संबंधित है। तो ये है नक्काशीदार दरवाजा, चित्र को ध्यान रखिए, नक्काशीदार दरवाजा। ये मध्य प्रदेश में निवास करने वाली जो जनजाति है, गोंड जनजाति, बस्तर मध्य प्रदेश, उसकी संस्कृति का हिस्सा है। गोंड जनजाति बस्तर मध्य प्रदेश। तो ये दो चित्र जो है वो यहां पर आपको डिस्प्ले हुए, आपने इसके बारे में देखा, इसके बारे में आपको पता रखना है। पहला कान के आभूषण, कबोई नागा जनजाति मणिपुर, याद रखना। दूसरा नक्काशीदार दरवाजा, गोंड जनजाति की संस्कृति का हिस्सा, बस्तर मध्य प्रदेश या मध्य भारत। अब देखिए तमिलनाडु की बात कर रहे हैं हम। एक और फैक्ट दिया हुआ है, तमिलनाडु के
तालुका है तिरुचिरापल्ली, याद रखना, तिरुचिरापल्ली तालुका, तिरुचिरापल्ली नाम बहुत चर्चित है, जो तमिलनाडु को जानते हैं उनको पता होगा, नहीं है तो आपकी किताब में दिया हुआ है। उस समय उय्याकोंडन उडेयार, बिल्कुल थोड़ा सा अटपटा नाम है, कोई बात नहीं, उय्याकोंडन उडेयार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख, उय्याकोंडन उडेयार का 12वीं सदी का एक अभिलेख है, जिसके अंदर ब्राह्मणों की एक सभा में जातियों के कार्य निर्धारित करने का वर्णन है। याद रखना आप, इस अभिलेख में ब्राह्मणों की सभा द्वारा जातियों के, ब्राह्मणों की सभा द्वारा जातियों के कार्य निर्धारित करने। तो आप देखिए ये समाज की जो व्यवस्था है उस समय किस तरह से थी, और जो जातियां जो है, जो लोगों के काम थे वो जाति का हिस्सा बन गए, काम जाति का नाम हो गया। इस अभिलेख में सामाजिक स्थिति का जिक्र किया गया है, बताया गया है कि इन्होंने किस तरह से, जो रथकार जाति थी, जिसको आप रथ बनाने वाले उनसे जानते हैं ना, तो इसके अंदर जो है वो रथकार जाति का वर्णन है। रथकार जाति के कार्यों का वर्णन किया गया है कि वो कौन कौन से काम करेंगे, जैसे कि वो रथ बनाएंगे, है ना, रथों को नियंत्रित करेंगे, मंदिरों के द्वार बनाएंगे, मूर्तियां स्थापित करने में जो है उनका योगदान होगा, और लकड़ियां वगैरह जो है वो बलि के लिए लकड़ियां वगैरह सामान तैयार करेंगे, मंडप बनाएंगे, राजा के लिए जो है अलग अलग सुविधा जुटाने में उनका नाम शामिल था। तो ये देखिए, राजा के लिए जेवर बनाएंगे, बहुत सारी चीजें जो जो मैंने बोले आप नोट कर सकते हैं तो कर दीजिए। राजा के लिए जेवर बनाना, मंडप बनाना, बलि के लिए लकड़ियां इकट्ठा करना, मूर्तियां स्थापित करना, मंदिर के द्वार बनाना, रथ और गाड़ियों को नियंत्रित करना, रथों की वास्तुकला का ध्यान रखना, ये सारी जो काम है वो कौन करेंगे, रथकार जाति करेंगे। ये हमें जानकारी कहां से मिलती है, तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली के उय्याकोंडन उडेयार एक अभिलेख से मिलती है, जिसमें रथकार जाति के कार्य निर्धारित किए गए हैं ब्राह्मणों की एक सभा द्वारा। तो बेटा ये है जनजातीय खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय अध्याय के बारे में पूरी जानकारी। इसके क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे अगर आपने इसके सारे वीडियो देखे हैं, नोट किए हैं, नोट्स बनाए हैं, तो इसका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। फिर भी यदि आपको लगता है कुछ समस्या है तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप आपके लिए खुले हैं, मैसेज भी कर सकते हैं आप, नहीं तो कॉल करके मुझे बता सकते हैं। नंबर आपको पता ही है, डिस्प्ले होते हैं हर वीडियो में। ओके, फिर मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। लिखिए इसको।